कई बार बच्चे इस टाइम पर जब हमारे पास समय कम है उस समय किसी भी चैप्टर के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी डेप्थ में घुसने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया और उसकी डेप्थ में घुसने लग गए। ये समय बच्चों को गहराई में जाने का नहीं है। वी हैव टू कवर विड्थ रादर देन डेप्थ। जेई मेन जो है वो एक रिपीटेटिव नेचर का एग्जाम है, और रिपीटेटिव नेचर का एग्जाम होने की वजह से अगर आप 5 साल के पेपर्स को भी अच्छे से कर लेते हो, इनफैक्ट 5 साल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप 2 साल के पेपर्स को भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका जेई मेन का एग्जाम बहुत अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं करना है, हमको क्वेश्चंस के अंदर स्कोर करना है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेई मेन का जो जनवरी का अटेम्प्ट है 2024 का, वो 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। और सभी बच्चे जिन्होंने 2 साल 3 साल 1 साल जेई मेन और एडवांस की तैयारी करी है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के वो चिंता में है। ऐसा नहीं लगता धक 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 धक, इट इज़ अबाउट टू कम। पहले ये होता है कि हम लोग सबसे पहले वेट कर रहे होते हैं कि हाँ यार अभी तो 1 साल है, फिर हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अच्छा 6 महीने हैं, फिर जब फॉर्म आता है तो हम थोड़ा सा सीरियस होते हैं, और जब उसके बाद जब हमारा आईडी कार्ड आ जाता है, हमारा एग्जामिनेशन हॉल कार्ड आ जाता है, उसके बाद फिर एग्जैक्ट हमारे दिमाग में चालू होता है तनाव। तो बच्चों ये वाला जो समय है ये वो समय है जिसमें हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें उठ रही होगी, किस तरह से जेई मेन की तैयारी करनी है। ये 2 तरह के बच्चे यहाँ पे जेई मेन की तैयारी कर रहे होंगे, एक वो जो रिपीट कर रहे हैं, एक वो जो क्लास 12th में है। अब जो रिपीट कर रहे हैं, चलो उनके लिए तो खैर ये रहता है कि लास्ट ईयर भी उन्होंने पढ़ा था तो उनको पता होता है कि क्या होता है जेई मेन में, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या इसकी नेचर होती है। लेकिन जो क्लास 12th वाले बच्चे होते हैं, खास तौर पर उनके सामने बड़ी समस्या रहती है। उनके दिमाग में ये बहुत सारी उठापटक चल रही होती है, वहाँ स्कूल के अंदर प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, उसके अलावा प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती है। जिन्होंने जेई एडवांस की तैयारी करी होती है उनको एडवांस, बोर्ड और जेई मेन तीनों बैलेंस करना होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें आने वाले 21 दिनों में कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, वी कैन टेक बेस्ट आउट ऑफ अस। हमारे अंदर जितना भी है, जो भी हमने किया है, उससे हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। मेरा जितना भी अनुभव है उस अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 21 दिनों में क्या करें ताकि आप बढ़िया से बढ़िया रैंक लेकर के आए, बढ़िया से बढ़िया परसेंटाइल लेकर के आएँ। मैं चंद्रशेखर शर्मा, शिक्षा की काशी कोटा से आप सबका स्वागत करता हूं, और हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं जिसमें आप जानेंगे 21 दिनों में अपने भाग्य को कैसे बदला जाए। आने वाले 21 दिनों में जो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। जितनी भी नेगेटिविटी सब निकाल दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे 2 साल तक टेस्ट अच्छे नहीं हुए थे, जेई मेन कैसे अच्छा हो सकता है, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। वो सारे लोग जो आपके पास आकर नेगेटिव बात करते हैं उनसे भी दूर हो जाओ। अपने माँ बाप को भी बता दो कि अब आने वाले 21 दिनों आप पूरे मन से तैयारी करने वाले हो, तो ना वो आपसे कोई नेगेटिव बात करें ना आप उनसे कोई नेगेटिव बात करें। तो अपने को पूरी तरह से खुल के खेलना है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो हमारे क्रिकेट मैच हुए थे, इंटरनेशनल जो क्रिकेट था, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें इंडिया ने जिस तरह से खेला था, हालांकि फाइनल में हार गए थे, लेकिन जो बाकी मैचेस हुए थे, जैसे आपने देखा होगा जब विराट कोहली के 100 पूरे हो जाते थे या किसी भी प्लेयर के जब 100 हो जाते हैं तो किस तरह से बाहर निकल के वो खेलता है, वो वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए इस समय अगले 21 दिनों के लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का खास ध्यान रखना है, यानी कि टाइम पर सोना, टाइम पर उठना। क्योंकि बच्चों अगर आप लोगों ने, मान लो सपोज करो कि आपके देर से सोने की आदत है, देर से जगने की आदत है, मान लीजिए आप 12 बजे सो के उठते हो और बाई चांस आपका जो जेई मेन का एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग स्लॉट में आ जाता है, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको रेगुलर सुलाती है उस टाइम पे, तो वो एकदम से जादू नहीं होगा, आपको जेई मेन वाले एग्ज़ाम के दिन भी नींद आएगी। खास तौर पे वो बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, जनरली वो क्या करते हैं, लंच के बाद सो जाते हैं। और जब वो लंच के बाद सोते हैं और साल 1.5 साल जब वो सोने की आदत को जारी रखते हैं, तो जिस दिन एग्ज़ाम होता है, अगर मान लीजिए उनका आफ्टरनून वाला स्लॉट आ जाता है, सेकंड स्लॉट आ जाता है, तो उनको दिन में भयानक नींद आती है, और जब भयानक नींद आती है तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो गिर जाती है। तो अगले 21 दिन आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को एकदम सटीक बनाना है, एकदम यूनिफॉर्म करना है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे सोना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना है, और बाकी पूरे दिन हमको बैठना है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, हमें 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है 1 घंटे बैठते हैं, उसके बाद उठ के फिर हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, पानी पीने चले जाते हैं, टॉयलेट करने चले जाते हैं, हम लोग 3 घंटे बैठ ही नहीं पाते। तो अगले 21 दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि दिन में कम से कम 3 बार
3 स्लॉट यानी 9 घंटे आपको लगातार 3-3 घंटे के लिए बैठना है। तो यहाँ से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट होगी। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट एक और, कई बार बच्चे इस टाइम पर जब हमारे पास समय कम है उस समय किसी भी चैप्टर के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी डेप्थ में घुसने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया और उसकी डेप्थ में घुसने लग गए। ये समय बच्चों गहराई में जाने का नहीं है, वी हैव टू कवर विड्थ रादर देन डेप्थ। इस समय हमें काम क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को अपनी आंखों के सामने लेकर के आएँ। आपको बताऊं जेई मेन का जो नेचर होता है रिपीटेटिव नेचर का होता है। मेरा चौथा पॉइंट यही है कि जेई मेन जो है वो एक रिपीटेटिव नेचर का एग्ज़ाम है, और रिपीटेटिव नेचर का एग्ज़ाम होने की वजह से अगर आप 5 साल के पेपर्स को भी अच्छे से कर लेते हो, इनफैक्ट 5 साल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप 2 साल के पेपर्स को भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। तो बहुत डीप में नहीं जाना, लेकिन फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। रिपीटेटिव एग्जाम एक नेचर होने की वजह से हमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो लास्ट ईयर के जेईई मेन एग्जाम में भी आए थे। यदि किसी बच्चे के पास बहुत कम टाइम है, मान लो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो एटलीस्ट लास्ट ईयर के दोनों अटेम्प्ट्स के सारे पेपर वो कर ले, उसका जेईई मेन एग्जाम बहुत अच्छा हो सकता है। अगला पॉइंट ये है बच्चों कि हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है। आपको ये जानना है, ये समझना है कि जेईई मेन एग्जाम में आप किस तरह से कहाँ से पिक करने वाले हो क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं करना है, हमको क्वेश्चंस के अंदर स्कोर करना है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। आपको 3 घंटे के अंदर 90 क्वेश्चंस को स्कैन करना होता है, जिनमें से 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 मिनट का समय मिलता है। तो आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान रखना है। उसके अलावा बच्चों अगला पॉइंट जो है वो अपने दिमाग में हमको बिठाना है आज से कि हमें कितनी परसेंटाइल चाहिए। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ तो वो जनरली मेरे को जवाब देता है, सर मेरे को 99 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए, मेरे को 99.5 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए। आप में से कितने बच्चों को पता है कि 50% मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आती है? अगर आपको पता है तो कमेंट पे जरूर डालिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें अगर 50% मार्क्स आ जाते हैं जेईई मेन के अंदर तो हमारी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के ऊपर जाती है। यदि हमारे 60% मार्क्स आ जाते हैं तो हमारी परसेंटाइल 99.5 के ऊपर चली जाती है। लास्ट ईयर का आप रिकॉर्ड चेक करिए, 300 में से 150 नंबर जिस बच्चे के थे उसकी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के आसपास थी। 99 परसेंटाइल का मतलब आप समझते हैं, आपका बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी ब्रांच में एडमिशन होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो बच्चों पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्यूरेसी, स्पीड, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेलेक्टिविटी। आप किन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहे हो। आप ऐसे देखिए ओवरऑल, अगर आपको टोटल 90 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उन 90 क्वेश्चंस में से आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, और उनमें से अगर आप सिर्फ 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर देते हो, यानी आउट ऑफ 90 इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस यू आर इन टॉप 99 परसेंटाइल। इवन उससे भी ज़्यादा, अगर आपने 40 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए तो आपका 99 परसेंटाइल से भी ऊपर परसेंटाइल आने वाला है। तो अपने को अपना टारगेट आज ही फिक्स करना है और उसी के हिसाब से काम करना है। तो जो भी प्रैक्टिस टेस्ट आप देने वाले हो अगले 21 दिनों में, उसमें पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए कि 50% मार्क्स हमारे आना शुरू हो जाए। हमारा ध्येय ऐसा होना चाहिए, हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर के अंदर क्वेश्चंस को स्कोर कर रहा हूँ, मुझे मार्क्स चाहिए। मैं धीरे धीरे अपने मार्क्स जमा रहा हूँ, पहले मैं 50% में जाऊँगा, फिर 51 पे जाऊँगा, 52 पे जाऊँगा, और देन स्काई इज द लिमिट। इस साल जेईई मेन के सिलेबस में एक खास बदलाव किया गया है, कई सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो मेरा सजेशन है सभी बच्चे उस हटाए गए सिलेबस को ध्यान से देख लें। ऐसा ना हो कि आप उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो जो जेईई मेन में आने वाले ही नहीं हैं। इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो इस साल जेईई मेन के सिलेबस में नहीं हैं। उसके अलावा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका जेईई मेन के अंदर वेटेज ज़्यादा है, वहाँ पर हमें फोकस ज़्यादा करना है। अगर आपका जनवरी का अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है और अगर आपके 300 में से 150 प्लस 200 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा रिलीफ आपके दिमाग में होता है। जो बच्चे 12th क्लास के हैं अगर उनके 200 प्लस या 150 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, इसका मतलब 99 परसेंटाइल उनकी ऑलरेडी आ चुकी है। अब वो आराम से बोर्ड पे और आईआईटी एडवांस पे फोकस कर सकते हैं। जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट वो देंगे, लेकिन एक मन में जो डर है कि यार मैं कहीं ने ऐसा ना हो कि मेरा एनआईटीज़ के अंदर भी एडमिशन ना हो, वो वाला डर हमारा निकल जाएगा। जो बच्चे रिपीटर वाले हैं
उन बच्चों का अगर जनवरी के अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो एकदम फ्री हो जाते हैं, उनके पास पूरा टाइम है 4 महीने का, 4 महीने आराम से वो IIT एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। सो इट इज़ अ बिग रिलीफ। अगर आपने जनवरी का अटेम्प्ट फोड़ दिया या फोड़ नहीं दिया, आपने 150 प्लस मार्क्स भी अगर आप लेकर के आ गए तो आप एक सेफ जोन में जा सकते हैं। इसलिए इस 21 दिन अपनी जान लगा देनी अपने को। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक्स हैं जो पिछले साल जेईई मेन के सिलेबस में थे लेकिन इस साल जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है। तो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सारे टॉपिक जो कभी जेईई मेन की शोभा बढ़ाया करते थे। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि जेईई मेन में काफ़ी प्रायोरिटी के साथ पूछे जाते थे, जैसे कार्नो इंजन इस साल जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आया करता था। फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशन, ये वाला जो पोर्शन है ये भी जेईई मेन में काफ़ी पूछा जाता था लेकिन इस साल ये नहीं है। देन कलर कोड, पिछले सालों के जेईई मेन एग्जाम के अंदर हमेशा एक न एक क्वेश्चन कलर कोड का है लेकिन इस बार वो भी हटा दिया गया है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो सब आता है, वो भी हटा दिया गया है। रिजॉल्विंग पावर भी जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है। एक वेरी बिग रिलीफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि थोड़ा थोड़ा इंजीनियरिंग का टच होता था उसके अंदर, वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। देन स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अगर आप देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 ही चैप्टर थे, एक था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड दूसरा वाला जो पोर्शन था दैट वाज स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर रिएक्शंस आती थी और यहाँ पे हमेशा एक न एक क्वेश्चन आता था। ये वाला पोर्शन भी हटा दिया गया है। एक और बड़ा रिलीफ जहाँ बच्चे हमेशा टेंशन में रहते थे, ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन भी जेईई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है। एंड डॉपलर इफेक्ट, ये वाला पोर्शन भी जेईई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है। हालांकि ये सब चीज़ें एडवांस के सिलेबस में हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। अब पिछली बार एडवांस के सिलेबस में कार्नो इंजन नहीं था लेकिन इस बार उसको जोड़ दिया गया है। रेनॉल्ड नंबर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आप देखिए रेडिएशन के अंदर देखा जाए तो 3 रूल है इंपॉर्टेंट, वीन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफन्स लॉ। उनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट रूल था जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे वही हटा दिए गए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हटा दिया गया है। तो ये वो पोर्शन है जो पहले जेईई मेन में था, अच्छा खासा स्कोरिंग था लेकिन अब नहीं है। अब मैं पिछले सालों का जो मेरा अनुभव है उस अनुभव से आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो जेईई मेन के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है और जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। पहला पॉइंट, जो पहला चैप्टर है वो है हमारा एनएलएम। देखो बच्चों, ये फंडामेंटल चैप्टर है और इसको यदि आप रिवाइज करेंगे तो आपको केवल इसी चैप्टर में नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, आपको दूसरे बहुत सारे चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। काइनेमेटिक्स, ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं मेन के अंदर, तो आप उसको भी रिवाइज करें। लेकिन अगर आपका समय कम है और आप अगर फोकस करना चाहते हैं तो आप इन चैप्टर्स पे फोकस करें जो आपके सामने है। वर्क, पावर, एनर्जी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। जैसे कई बार बच्चे आरबीडी से बहुत डरते हैं, घबराते हैं, उनको लगता है आरबीडी बहुत टफ टॉपिक है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो आप। अगर आप पिछले कई सालों का एवरेज देखें किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं आरबीडी के, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क के आसपास आए, यानी कि बहुत टफ वाले क्वेश्चन आरबीडी में नहीं आए। तो एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, टॉर्क निकालना आना चाहिए, अल्फा निकालना आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उन चैप्टर्स में, जो स्कोरिंग पोर्शन है वो एक बार रिवाइज करिए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स लगभग 5 से 10% आता है, इसको जरूर रिवाइज करिए। वेव्स, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं, खास तौर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कंडक्टर्स, ये वाला पोर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले, जो फॉर्मूले वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर आरसी सर्किट खास तौर पे और डाइलेक्ट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट के अंदर मीटर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा करंट के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं केसीएल एंड केवीएल की एप्लीकेशन। मैग्नेटिज्म, खास तौर पे वो वाला पोर्शन जरूर रिवाइज करिएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं हम, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, स्ट्रेट वायर, रिंग, उसके अलावा सोलेनोइड, टॉरॉइड, वो सब हो गया। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एलआर सर्किट रिवाइज करिएगा, एलसी ऑसिलेशन रिवाइज करिएगा। वेव ऑप्टिक्स के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स 1 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बोर मॉडल पे हमेशा एक न एक क्वेश्चन देखा जाता है
और एक्सरे, 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको आप 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। 5% मार्क्स की गारंटी मोटे तौर पे आप यहाँ से ला सकते हैं। उसके अलावा सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, वो पोर्शन ऐसा है जहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। सेमीकंडक्टर, अब ये थोड़ा इंजॉयबल हो गया। पहले यहाँ ट्रांजिस्टर जो होता था वो हमारा मूड खराब करता था, लेकिन अब ये टेक्निकली बहुत आसान सा पोर्शन रह गया है। यहाँ पर आएगा डायोड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायोड को रिवाइज करिए। पीएन डायोड, जिसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वो सब होता है। उसके अलावा आप रिवाइज करिएगा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स नहीं हटाए गए हैं, तो लॉजिक गेट जो है उन पे एक न एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। तो जो ये पोर्शन ऐसा है जो आपको फिजिक्स के अंदर लगभग 80% मार्क्स दिलवा सकता है अगर आपने इस पोर्शन को ध्यान से कर लिया तो। बाकी जो 20% हिस्सा है उसके लिए भी थोड़ा बहुत तो आप रिवाइज करेंगे, इसे आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लिया और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से बना ली कि जैसे मान लीजिए मैं आपको 99% की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मुझे 99 परसेंटाइल लाना है, तो मैं क्या करूँ। फिजिक्स में अगर मान लीजिए मैंने 12 क्वेश्चंस कर लिए, 12 आउट ऑफ 25। केमिस्ट्री के अंदर जनरली क्या होता है, केमिस्ट्री थोड़ा फास्ट हो जाता है और थोड़ा सा क्या मेमोरी बेस्ड होता है। तो अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 16 क्वेश्चन कर लिए, और मैथ्स कई बार जैसे बच्चों एक टफ मानते हैं उनको, और मान लीजिए उसने गलती से यहाँ 10 ही क्वेश्चन करेक्ट करे, तो भी आप देखिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, 38 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। ये यहाँ 12, यहाँ 10 भी हो सकता है, यहाँ 11, यहाँ 11 भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने 38 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए आउट ऑफ 75, तो इसका मतलब आप 50% पे पहुंच चुके हो। और 50% का मतलब है बच्चों 99 परसेंटाइल के ऊपर आना, और उसका मतलब है एक अच्छी एनआईटी में आपका एडमिशन होना, उसकी गारंटी हो जाना। उसके बाद आप करिए, खूब आगे बढ़ के खेलिए, सेंचुरी के ऊपर डबल सेंचुरी बनाइए, आईआईटी में सेलेक्ट हुई, आईपीएचओ दीजिए, उसके अलावा गोल्ड मेडल लेके आइए, आप एमआईटी जाइए, स्टैनफोर्ड जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ एक गारंटी आपको मिल जाएगी। इस तरह की कुछ और वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा, लेकिन आपको कनेक्टेड रहना है, आपको मेरे साथ टच में रहना है, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा सोशल सर्विस करनी है। उन सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, उन सारे बच्चों तक ये जानकारी पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू वेरी मच।